नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। चुनावी मोड में आ गए हैं सारे राजनीतिक दल और ये जो कुछ 4 प्रदेशों में चुनाव होने हैं, ये लोकसभा चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। और प्रधानमंत्री की जो रैलियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री जी के जो भाषण हो रहे हैं, उनमें विपक्ष सीधे निशाने पर है। हालांकि कोई नई चीजें निकल करके नहीं आ रही हैं, ट्रेंड वही पुराने हैं। शब्दों का जो जाल है वो नया है और उसी तरह के हमले हैं। लेकिन फिर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं जिन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। खासतौर से प्रधानमंत्री का एक जो भाषण है वो बहुत वायरल हो रहा है कि उसमें कहते हैं कि सोनिया के बच्चों के लिए कांग्रेस को वोट दो, देवगौड़ा के बच्चों के लिए जेडीएस को वोट दो, शेख अब्दुल्ला के बच्चों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दो, मुलायम के बच्चों के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दो, करुणानिधि के बच्चों के लिए डीएमके को वोट दो, केसीआर के बच्चों के लिए टीआरएस को वोट दो, लेकिन अगर अपने बच्चों को बचाना है तो भाजपा को वोट दीजिए। ये प्रधानमंत्री का भाषण है जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा राजनीतिक क्षेत्रों में है। हालांकि इस भाषण में उन्होंने जो सोनेलाल पटेल की बेटियां हैं उनका जिक्र नहीं किया है, राजभर साहब हैं उनका जिक्र नहीं किया है। तो तमाम लोग छूटे भी हैं जो इस श्रृंखला में, सीरीज में जोड़े जा सकते थे। हो सकता है इस पर ये भाषण और अधिक रोचक हो सकता। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये परिवारवाद पर हमला प्रधानमंत्री जी ने बोला है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किला के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन दिया था, उस समय भी परिवारवाद पर उन्होंने बहुत बड़ा हमला बोला था। और कह सकते हैं कि परिवारवाद भाजपा के एजेंडे में है और परिवारवाद जो एंटी बीजेपी परिवारवाद है उस पर ही हमला होता है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत अधिक भूमिका का कुछ है नहीं और विवेक जी से शुरुआत करेंगे। आज हमारी इस बुलेटिन की चर्चा में, गुरुवार की चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, भाजपा से श्वेता दुबे जी हैं, विकास पांडे जी हैं और राधे श्याम जी हैं। ये पैनल है आज की इस बहस का। और प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है जिसमें उन्होंने कहा है कि सोनिया के बच्चों के लिए कांग्रेस को वोट दो, मुलायम सिंह के बच्चों के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दो, इस तरह का जो भाषण है उस पर चर्चा को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा परिवारवाद पर हमला है। और वे सारे राजनीतिक दल जो गठबंधन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, जो बिहार में इकट्ठे हुए थे, जो शिमला पहुंचने वाले हैं, उन पर प्रधानमंत्री का हमला है। और राजनीतिक दलों का मैंने नाम भी लिया है जो इस श्रेणी में आ सकते थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री के हमले से बचे हुए हैं। विवेक जी, क्या लगता है इस भाषण से आपको? प्रधानमंत्री ने वो मुद्दा उठाया है जो मुद्दा है ही नहीं। प्रधानमंत्री वो दवा देना चाहते हैं देश को जिसकी देश को मर्जी नहीं है। प्रधानमंत्री जी एक माँ की लोरी के तरीके से, जैसे माँ अपनी लोरी सुना के बच्चे को सुलाती है, उसी तरीके से वो जनता से सत्ता लेने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं ये। और ये प्रधानमंत्री की सत्ता के लिए बेताबी है कि वो शायद भूल गए कि ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। ये तो लोकतंत्र में परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है। अगर लोकतंत्र ये ना होता तो शायद प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री नहीं होते। वो ये भूल गए इस बात को कि ये लोकतंत्र है जो कि ऑफ पब्लिक है, फॉर पब्लिक है, बाई पब्लिक है, तभी आप इस पद पे पहुंचे हुए हैं। ये आज एक चपरासी के पद के लिए भी इम्तिहान होता है। एक चपरासी भी अपने बेटे को चपरासी नहीं बना सकता, तो भला कोई नेता कैसे नेता किसी को बना सकता है? ये सिर्फ
प्रधानमंत्री जी का अपना है। अगर ये आप बताइए, क्या ब्रह्मदत्त जी को इसलिए वोट दिया गया कि प्रभात द्विवेदी मंत्री बने? क्या प्रभात द्विवेदी को इसलिए वोट दिया गया कि मेजर सुनील द्विवेदी एमएलए बने? अगर उनकी निगाह में ये है तो एक सोचिए, एक विभाग के चपरासी का बेटा अगर जिलाधिकारी बनता है तो प्रधानमंत्री के हिसाब से यही परिवारवाद हुआ, क्योंकि वो सरकारी विभाग में चपरासी था और उसका बेटा डीएम बन गया। तो ये लोकतंत्र है। यहाँ पे कोई भी टिकट किसी को दे दे अपने परिवार में, लेकिन जब वो जनता से चुन के आएगा तब वो सांसद या विधायक बनेगा। प्रधानमंत्री जी जनता को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र वो है कि जो ऑफ पब्लिक फॉर पब्लिक बाई पब्लिक। तो वहां पे परिवारवाद की बात कहां से आ गई? ये तो राजशाही में होता है ये। और दूसरे, प्रधानमंत्री जी वर्तमान की बात तो करते नहीं है। महंगाई की बात हो या रोजगार कैसे पैदा होंगे, इसकी बात तो वो करते नहीं है। वो या तो अतीत की बात करेंगे या भविष्य की बात करेंगे 2047 के लिए। तो आज हमारे भाजपा के साथी भी सोचे इस बात को कि कल को वो बच्चों की बात कर रहे हैं कि अपने बच्चे बचाने के लिए, कल को आज जो बेरोजगारी देश में है, तो इसमें क्या भाजपा के बच्चे जो हमारे भाजपा के साथी हैं वो क्या उसका शिकार नहीं होंगे? आज भाजपा के साथी सोच के देखें कि आपका बेटा या आपका भाई कल को जब सवाल करेगा कि आपकी पार्टी में 1 करोड़ सरकारी पद देश में खाली पड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं भर रहे हैं? जब कोई युवा उनसे सवाल करता है तो वो कहते हैं पकौड़ा तलिए या नाले के पानी से गैस बनाइए। तो ये कल को बच्चे आपसे पूछेंगे ये। तो आज इन चीजों के ध्यान भटकाने के लिए आज बच्चे कल को आपको पूछेंगे, याद करेंगे कि मम्मी आपकी सरकार, पापा आपकी सरकार तो वो थी जिसने नौकरियां तो नहीं दी, नौकरियां छीनने वाली सरकार है ये। दूसरी बात, आप सबसे बड़ी बात देखिए कि आज विपक्ष, ये आप भी जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है कि आज विपक्षी एकता को लेके कितनी बेचैनी है प्रधानमंत्री के अंदर, आरएसएस के अंदर ये। और यहाँ पे एक बात और याद दिला दूं कि 2015 में प्रधानमंत्री ने पहली बार नाम लिया था दिल्ली के चुनाव में AK-56 का, AK-47 राइफल का, अरविंद केजरीवाल का प्रत्यक्ष रूप से। और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, भाजपा हारी वहां पे। दोबारा उन्होंने नाम लिया ममता दीदी का, बहुत चढ़ाने वाली मुद्रा में यूपी से, क्या वहां पे हुआ, बुरी तरह हारे। और ममता बनर्जी पिछले बार से अच्छी जीत से आई। और उसके बाद आज तो उन्होंने जिस तरीके से नाम सबके लिए हैं, तो इससे तो ये लग रहा अभी, हाँ देखिए कर्नाटक में इन्होंने DK शिव कुमार का सबका नाम लिया कर्नाटक में, वहां पे क्या हुआ, बुरी तरह हारे। आज तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पूरी फेहरिस्त गिनाई है, इससे तो लगता है कि बिल्कुल भाजपा की हार प्रधानमंत्री जी तय समझ रहे हैं। और ये सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के अलावा, सत्ता पाने की बेचैनी के अलावा और कुछ नहीं है। आज देश के सामने आसमान छूती महंगाई है, बढ़ता हुआ घटते हुए रोजगार हैं। ये विश्व बैंक कह रहा है कि एक कैसा विकास है जहां पे रोजगार नहीं पैदा हो रहे हैं। आप सोचिए, पूरी दुनिया में इस बात को लेकर हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है कि विकास हो रहा है और रोजगार नहीं पैदा हो रहे हैं, रोजगार घट रहे हैं और विकास हो रहा है ये। तो ये सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी ये भूल जाते हैं कि उस लोकतंत्र को भुला के वो राजशाही की बात कर रहे हैं। यहाँ लोकतंत्र में परिवारवाद का स्थान कोई नहीं होता है। यहाँ जो जनता से चुन के आएगा वही सांसद बनेगा, वही विधायक बनेगा, वही ब्लॉक प्रमुख बनेगा, वही प्रधान बनेगा, भले हम टिकट किसी को दे दें। ठीक है सर। विकास पांडे। आवाज नहीं आ रही विकास? बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत रोचक है।
हम हमेशा से कहते हैं कि आज इस देश में अगर लड़ाई है तो राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्रवादी, परिवारवादी वर्सेस राष्ट्रवादी, इसी लड़ाई के केंद्र में आप ये देखिए पिछले 10-15 सालों से ये लड़ाई बहुत तेजी से मुखर हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े राजनीतिक दलों की कलई खोल दी है। आपको याद हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी कांग्रेस के हमारे साथी, कांग्रेस से पूछ लीजिए कि इंदिरा जी को क्यों प्रधानमंत्री बनाया गया था, और इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आखिर एनडी तिवारी को क्यों कांग्रेस से एक अलग कांग्रेस बनानी पड़ गई थी। जरा बताइए, अगर वो परिवारवाद की बेदी पर कांग्रेस को नहीं चढ़ाया गया होता तो आज कांग्रेस की तस्वीर दूसरी होती। अपनी गलतियों और नाकामियों के लिए कांग्रेस इस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाह रही, कांग्रेस चाह रही है कि इस मुद्दे पे बात ना हो। आखिर क्या कांग्रेस में राहुल गांधी जी से सुपीरियर कोई नेता नहीं है? खड़गे जी कहते हैं कि जब हम मुहर्रम में बचेंगे तो हम बकरीद में बचेंगे, तब हम मुहर्रम में नाचेंगे। किस बात का ये परिचय देता है? ये इस बात का परिचय देता है कि कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों में आज भी अगर कोई चीज सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है एक परिवार की मोहर। उनका परिवार अगर चाह लेगा तो वही व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा और वही व्यक्ति आगे चल करके प्रधानमंत्री बनेगा। हम सबको याद है स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी कितने बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री पद की दौड़ में थे, लेकिन और मुझे लगता नहीं है कांग्रेस के मेरे साथी इस बात से इनकार करेंगे कि वो बहुत काबिल नेता थे, लेकिन उनकी काबिलियत को दरकिनार रख दिया गया केवल इसलिए क्योंकि वो एक परिवार की पसंद नहीं थे, उस परिवार की पसंद नहीं थे जिसे पूरी पार्टी परिवार बता दिया गया। तो मुझे लगता है कांग्रेस के चश्मे से ये सब नहीं देखने वाला है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाइए, यही स्थितियां हैं कि चाचा को अलग केवल इसलिए होना पड़ा क्योंकि वास्तविक उत्तराधिकारी तो चाचा थे, बेचारे बहुत मेहनत करते थे, लेकिन क्या करें, पुत्र मोह में पिताजी ने ऐसा निर्णय लिया जो कि पार्टी की ही स्थितियां आज क्या है ये हम सब जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये लड़ाई बेसिकली दिक्कत यहाँ पर है कि आज पूरा देश ये जान गया है कि आज ये देश के लिए सत्ता इसलिए चाहते हैं क्योंकि इनका परिवार बचा रहे। आप देखिए, मुझे बताएं कि कांग्रेस पार्टी के लोग क्या ये नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी सत्ता में बने रहें, राहुल गांधी सत्ता में आ जाए इन के इन प्रकार, केवल इसलिए? क्या राहुल गांधी से बढ़िया नेता कोई और नहीं है? कांग्रेस पार्टी खुल के कहे कि नहीं, गांधी परिवार के इतर होने वाला है कोई प्रधानमंत्री, बताए ना कांग्रेस, बताए। उत्तर प्रदेश में यही स्थिति दूसरे दल की है, वो बताएं इस पूरे उत्तर प्रदेश को कि उनके यहाँ कोई दूसरा बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उनके परिवार के अलग हट करके? नहीं बता सकते। ये राजनीतिक दल नहीं है, ये पब्लिक प्राइवेट ये फैमिली पार्टी है एक्चुअली में, इनका एक सिद्धांत है फैमिली पार्टी का। तो ये सारे राजनीतिक दल एक फैमिली पार्टी को बिलोंग करते हैं और फैमिली का इनका डीएनए एक है। ये दल अलग अलग है लेकिन इनका बेसिक डीएनए इन सारे राजनीतिक दलों का एक है और वो है परिवारवाद। इनका एक ही डीएनए है और वो है परिवारवाद। इसीलिए ये सारे विरोधी दल कभी भी एक मंच पे आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े ही शिद्दत से इस मुद्दे को उठाती है क्योंकि इस देश ने बड़ी कीमत चुकाई है परिवारवाद की। याद कर लीजिए वो 51 का चुनाव, वहां से लेकर के अगर आज तक आइए, इस देश ने बहुत बड़ी कीमतें चुकाई हैं परिवारवाद की। आखिर परिवारवाद की कीमत ये देश कब तक चुकाएगा? ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व ने बिल्कुल साफ कर दिया है। हम हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकता है, लेकिन क्या करें, कांग्रेस की मजबूरी है। आजादी के 70 साल में 43 साल कांग्रेस में गांधी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता है, तो ये तो जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा और हमेशा देना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी चुनावी वर्ष में जनसभाएं कर रहे हैं और उनकी जनसभाएं उन प्रदेशों में हो रही है जिन प्रदेशों में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, जो लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल हैं। प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा विपक्ष की एकजुटता लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, इस देश की स्थितियों, परिस्थितियों और आर्थिक असमानता से निपटने के लिए जो तमाम राजनीतिक दल एक साथ आए हैं और उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, उससे पूरी भाजपा हैरान और परेशान है। आपके बच्चों का भला चाहते हो, अपने बच्चों का भला चाहते हो तो भाजपा को वोट दो,
यही नारा उन्होंने बड़ी स्टाइलिश में, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि एक तरह से लोरी टाइप, जैसे गाना नहीं, बिल्कुल कवियों की तरह बड़ी रहता के। कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव क्षेत्र में आता है तो वो अपना घोषणा पत्र जनता के समीप रखता है, और जब वो सरकार में होता है तब चुनाव में जाता है तो अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का पूरी चिट्ठा उनके सामने रखता है कि हमने इतने वर्षों में ये किया। मान्यवर आजादी के बाद ये पहली सरकार आई है जो आज भी 1947 1854 से शुरू होती है और 2014 पे आके खत्म हो जाती है। ये पहली सरकार आज आई है देश में जो आज भी विपक्ष से सवाल करती है, अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाती है। ये पहली सरकार, इन्होंने क्या कहा, इनके बच्चों का भला चाहते हो, इनके बच्चों का भला चाहते हो या अपने बच्चों का भला चाहते हो। इन्होंने ये नहीं बताया कि आप ललित मोदी का भला चाहते हो, उनके बच्चों को विदेश में सैर सपाटा कराना चाहते हो तो भाजपा को वोट दो। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप और तमाम जो 38 कारोबारी देश का लाखों करोड़ रुपया लेकर बाहर फरार हो गए, उनके बच्चे आज स्विमिंग पूल में नहाते हुए फोटो ट्वीट करते हैं और उनके बच्चे मौज कर रहे हैं। हमारे बच्चों के ऊपर 1,62,000 करोड़ रुपया कर्जा हो गया, जो 55,000 करोड़ था। आज प्रति व्यक्ति के ऊपर 1 लाख से ज्यादा कर्जा है और उनको मजाक की बात आप कर रहे हो। हम किसमें, हम अपने बच्चों का भविष्य कब सुधारेंगे? 400 वाला सिलेंडर 1200 पे दे रहे, उसका जवाब नहीं। पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दोगे आप। जन सूचना का अधिकार छीन लिया आपने, आप कह रहे केयर फंड का हिसाब ही नहीं देंगे। ये पहली सरकार है जिसने किसानों की आत्महत्या के आंकड़े जारी करने बंद कर दिए। काला धन पे मुंह पे ताला, 2 करोड़ रोजगार पे मुंह पे ताला, मणिपुर हिंसा पे मुंह पे ताला, बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनाव पे मुंह पे ताला, जातीय तनाव पे मुंह पे ताला। आर्थिक असमानता देश में जो बढ़ी है, 1% लोगों के पास आज देश की 76% पूंजी है, जो 2014 में 1% लोगों के पास 52% पूंजी थी, वो अब 1% लोगों के पास 76% पूंजी देश की हो गई है। 99 लोगों के पास 24% पूंजी रह गई है। क्या होगा इस देश का? और इन्होंने क्या कहा, परिवारवाद। मैं बताता हूं परिवारवाद। वसुंधरा राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और देवेंद्र फडणवीस, शोभा फडणवीस, वरुण गांधी, राव इंद्रजीत सिंह, आरतीएन सिंह, जितिन प्रसाद, शांतनु ठाकुर, आकाश विजयवर्गीय, दुष्यंत सिंह सिंधिया, AK मल्होत्रा, यश पटवा, पीयूष गोयल, स्वराज कौशल, धर्मेंद्र प्रधान, जयंत सिन्हा, अभिषेक सिंह, D. राघवेंद्र, पूनम महाजन, अनुराग ठाकुर, जय शाह, पंकज सिंह, सुशांत सिंह, अलका राय, नीलम कांवरिया, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, नीलिमा कटियार, संदीप सिंह, राजवीर सिंह, आशुतोष टंडन, रीता बहुगुणा जोशी, स्वाति सिंह, सुशील साक्य, संदीप साक्य, राहुल राजपूत, अनुपम राजपूत, सुषमा गुप्ता, अर्चना पांडे, ये किसके परिवारी जन है? ये कहां से आए? इन्होंने कौन से बूथ लेवल पे काम करके नेता बने? क्या इनको डायरेक्टली टिकट नहीं दिया गया? ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के बाद सीधा टिकट प्रभा द्विवेदी को नहीं दिया गया? प्रभा द्विवेदी जी के बाद सीधा टिकट क्या उनके बेटे को नहीं दिया गया? क्या दयाराम साक्य जी के बाद उनके बेटे को सीधा टिकट नहीं दिया गया? संदीप सिंह साक्य कौन से बूथ के संयोजक रहे हैं? सीधे जिला महामंत्री। अनुपम राजपूत कौन से बूथ की संयोजक रही है? कौन से बूथ के अध्यक्ष रही है भारतीय जनता पार्टी में? कब पन्ना प्रमुख रही है? सीधी टिकट और चेयरमैन राहुल राजपूत, भारतीय जनता युवा मोर्चा में सीधे। अरे भाई, अपना परिवारवाद नहीं दिखता है। अब प्रधानमंत्री जी कहेंगे हमारे बच्चे तो नहीं, अब आपका परिवार ही नहीं है तो आपका परिवारवाद कैसे होगा? आपके भाई जो हैं, जिनके पिताजी चाय बेचते थे, उनके पास आज प्राइवेट जेट है, उनकी कंपनियां हैं, उनके शोरूम है, वो तमाम तरीके से बढ़ गए, तो ये परिवारवाद नहीं है। इस पर भी भाई साहब, आज का जो विषय था उससे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बहुत इधर उधर गए और सपा के भी। असल में ना जो बात होती है, जब जिसको चोट लगती है तो वो तिलमिला के इसी तरह के जवाब देता है। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि लोकतंत्र में परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है, और ये इसी में उनको समझ जाना चाहिए कि लोकतंत्र में जब परिवारवाद का कोई स्थान नहीं था, 1940 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, तो उनको गोली लगी थी,
तब श्री राजीव गांधी जी को ही क्यों प्रधानमंत्री बनाया गया था, जबकि वो तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। और मेरे ख्याल से जहां तक मैं पूरा वो है कि वो राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं थे, तो क्यों बनाया सांसद गया थे, था? महामंत्री थे, मैं सांसद थे, चाहूंगी AICC के बाद में, महामंत्री थे। अभी नहीं, बाद में दीजिएगा, अभी पर सुन लीजिए आप। और लोकतंत्र में परिवार का स्थान नहीं है। और हमारे सपा के प्रवक्ता बड़ा ओजस्वी भाषण अभी दे रहे थे, जिन्होंने जो हमारा लोकतंत्र का अभी कांग्रेस के भाई साहब ने बताया, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, बाय द पार्टी फॉर, बाय द फैमिली फॉर द फैमिली, जिन्होंने बना दिया राजनीतिक दल को, और वो हमें बता रहे हैं बाय द पीपुल फॉर द पीपल। और आपने बताया कि उनका परिवार ही नहीं है। सिर्फ इस शब्द ने ही आपकी मंशा को सिद्ध कर दिया कि उनका परिवार ही नहीं है, इसलिए वो परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं, और आप लोगों का परिवार है इसलिए आप परिवारवाद का समर्थन कर रहे हैं। और ये परिवारवाद जो है वो भ्रष्टाचार को भी जन्म दे रहा है। और आपने बड़े लंबे लंबे नाम बताए, बहुत कुछ बताया, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक परिवार के व्यक्तियों का ही नाम बताऊंगी और आप बता दीजिएगा कि ये परिवारवाद है या नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, शिवपाल सिंह यादव जी, रामगोपाल यादव जी, अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, तेजस्वी यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, अक्षय यादव जी, और मैं कुछ बताऊं? ये सब महान योग्य प्रतिभाशाली राजनीतिक व्यक्ति हैं। और सबसे परम सौभाग्य की बात यह है कि ये एक ही परिवार में जन्म ले लिए हैं। और भगवान जो जहां से ये सृष्टि के निर्माता हैं, उन्होंने सोचा इनको इधर उधर कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही परिवार में इनको वो हो गया। और आप इससे वो है। और एक ऐसा व्यक्ति जो इस देश में जो 70 सालों से व्याप्त कुरीतियां और भ्रष्टाचार और जो राजनीतिक दलों के द्वारा लाया गया भ्रष्टाचार, उसको दूर करने का प्रयत्न कर रहा है, तो उसको आप अनर्गल आरोप लगाते हैं। अडानी ग्रुप 2014 में बना है, उससे पहले नहीं बना था, उससे पहले ये सब नहीं होता था। भाई साहब ने बताया कि हमारे बच्चे पूछेंगे, आपके बच्चे पूछेंगे। भाई साहब, हमारे बच्चे 9 साल में नहीं, 70 साल से और भी पीढ़ियां हैं, वो पूछ रही हैं कि आपने रोजगार क्यों नहीं दे दिया। आप नहीं दे दिया होता तो हमारे बच्चों को आगे चल के हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाई साहब, जो मुद्दे हैं उनसे भटकिए मत। हम नहीं भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप हमसे कुछ पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा हर कार्य सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चल रहा है। आपका तुष्टीकरण फेल हो चुका है। जनता समझ चुकी है कि केवल आप वोट की राजनीति करते हैं। हमारे सपा के प्रवक्ता जो हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो कोई धर्म ही नहीं है। हर 5 साल बाद बदल जाता है, कभी आस्तिक हो जाते हैं, कभी नास्तिक हो जाते हैं, कभी यज्ञ करने लगते हैं, कभी फरसा लगाने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। ये सब क्या है? चुनावी स्टंट। तो ये जैसा है वैसे ही ये दूसरी पार्टी को भी समझते हैं। तो जहां तक ये प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, आप बड़ा बुरा मान गए। तमिलनाडु को देख लीजिए, मतलब क्या बताया जाए, उन्होंने जो नाम लिए उसमें कुछ नाम और भी छूट गए। रालोद के छूट गए, जयंत, अगर राजभर जी छूट गए तो जैन जी भी छूट गए। उन्होंने एक उदाहरण दिया, उन्होंने कोई लिस्ट नहीं प्रस्तुत की है कि यही है। और ऐसा भी नहीं है, आपने जैसे नाम लिए कि ये भी नहीं है कि किसी राजनीतिक परिवार में कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति जन्म नहीं ले सकता या वो राजनीति कर नहीं सकता। ये भी अपवाद है। और आप लोग जिनको जनता, इस देश, भारत देश की जनता के सिर पर, जिसे कहना चाहिए थोप देना चाहते हैं, अगर वो सही मायने में सही तरह से योग्य हो तो स्वयं वो उस पद को प्राप्त करेंगे जिसके वो इच्छुक है। चाहे वो माननीय अखिलेश यादव जी हो, चाहे श्री राहुल गांधी जी हो, वो जबरदस्ती थोपे नहीं जा सकते। क्या कांग्रेस में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है? क्या डीएमके में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है? क्या बिहार के यादव परिवार में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है जो उसका अध्यक्ष बन सके या उस पार्टी के नेतृत्व को, उसकी बागडोर को संभाल सके? ऐसा हमारे भाजपा में नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व से लेके आप सबसे बूथ स्तर पर ना प्रमुख, आपने क्या क्या बताया, मैं बता रही हूँ, कोई भी परिवारवाद से नहीं आता है, अपनी योग्यता से आता है, अपने कार्य से आता है। तो इसलिए आगे जब आप ये लिस्ट गिनाइएगा तो एक बार जरा अपने उस पर भी ध्यान दे दीजिएगा कि हमारा कहाँ हो रहा है। जी, मैं ये कहना चाहूंगा
कि हमने जो बात अपने स्टेटमेंट में पहले कही थी, ये पहली पार्टी है जो 1854 से शुरू होती है और आ जाती है 2014 से। तो जब आप राजनीति की बात करेंगे तो इतिहास आपको देखना पड़ेगा। ये सपा का इतिहास नहीं है। मैडम प्लीज मेरा अनुरोध ये है, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन आपने जो सवाल दागे हैं उनके जवाब भी आप ईमानदारी के साथ सुन लीजिए। और ये निवेदन है, आपने 1984 से फिर बात शुरू कर दी। आपने कहा अडानी ग्रुप 2014 से पहले क्या नहीं था, लेकिन उसकी आर्थिक नेटवर्क तब क्या थी और अब क्या है, उसे जो टेंडर तब किस हिसाब से मिलते थे, उसके लोन किस तरह से कम माफ होते थे, अब किस तरह से हो रहे हैं, ये सब चीजें सोचने की बात है। बड़ा ज्ञान दिया भ्रष्टाचार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता महोदय ने। अरे वो उस पार्टी के लोग हमें ज्ञान देंगे जिनका नाम, आप ध्यान से सुनना, इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले वीर शहीद सैनिकों के जो कफन थे, जो ताबूत थे, उस ताबूत घोटाले में जिस पार्टी का नाम शामिल रहा हो, उस पार्टी के लोग भ्रष्टाचार पर सवाल करेंगे। उस जिसके यहाँ बंगारू लक्ष्मण जैसे लोग रहे हो, येदियुरप्पा जैसे लोग रहे हो, जो वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद सही हो गए। अजीत पवार ने रात में 4 बजे समर्थन दिया और सुबह 7 बजे सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दी। ऐसे लोग हमें ये बताएंगे कि भ्रष्टाचार क्या होता है। व्यापम घोटाला, मध्य प्रदेश की धरती से प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पे बोल रहे थे और व्यापम घोटाले में 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। आपने क्या कहा कि राजनीतिक परिवार में तो कोई जन्म ले सकता है, और ऐसा भी नहीं कि वो प्रतिभाशाली नहीं है। सैफई परिवार में जन्मे हुए लोग जो जिनके आपने नाम गिनाए हैं, उनको सबको टिकट जरूर समाजवादी पार्टी ने दिया, लेकिन जनता ने उनको चुन के भेजा। आपने कहा थोप नहीं सकते, हमने डिंपल जी को टिकट दिया, जनता ने चुनाव जिताया। राहुल गांधी जी को कांग्रेस ने टिकट दिया, अमेठी की जनता ने हरा दिया। डिंपल यादव जी को हमने फिरोजाबाद से लड़ाया था, फिरोजाबाद की जनता ने हरा दिया। कन्नौज से लड़ाया था, फिरोजाबाद कन्नौज की जनता ने हरा दिया था। हमने लोकसभा उनको नहीं भेज पाया, हमने लोकसभा के पास नहीं दिया उनको, हमने लोकसभा की टिकट दी, लेकिन जनता ने चुन के भेजा। जनता स्वीकार कर रही है ना हमारे परिवार को, ये कौन सी बात हुई? ठीक है, दूसरा राउंड है। हाँ बोलिए। देखिए, बात होती है कि बच्चों की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो बच्चों की बात और अभी सवाल देखिए, जो जिस कदर से बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार के अवसर घट रहे हैं, तो आज 9 सालों, सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे। आप जो 9 सालों में 1 करोड़ पद सरकारी खाली पड़े हैं। युवा पूछ रहा है, आपके बच्चे भी पूछेंगे आपसे कि ये पद 9 सालों में सरकार ने क्यों नहीं भरे। सिर्फ इतनी सी बात है, इसका जवाब में देखे, इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है। 1 करोड़ पद खाली पड़े हैं, और ये आंकड़े कोई कांग्रेस के आंकड़े नहीं हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। और आपके पार्टी के सांसद वरुण गांधी ही पूछ रहे हैं आप प्रधानमंत्री से। ये खाली हमारा कांग्रेस के सवाल नहीं, विपक्ष का सवाल हो ये। तो 1 करोड़ में आपका बच्चा भी आता है, आपका भाई भी आता है, आपका भतीजा भी आएगा। आखिर वो इस देश से बाहर नहीं है। तो इतनी अंधभक्ति न करिए कि जो देश के मुद्दे हकीकत के हैं, जिनसे आपके बच्चों का भविष्य बनेगा, उसको अनदेखा आप कर रहे हैं। आप घर के अभिभावक हैं, तो देखिए कि 1 करोड़ पद सरकारी क्यों नहीं भरे जा रहे हैं। ये आपके प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। वो परिवारवाद की बात, कभी इसकी बात उसकी बात करते हैं, ये मुद्दों से भटका के देश को गुमराह कर रहे हैं। वो जवाब सुन लीजिए। हाँ, एडिटर महोदय बड़े लंबे चौड़े मैंने वक्तव्य सुने अपने सभी साथियों के। एक शब्द पे आपत्ति है, अंधभक्ति। अंधभक्ति क्यों बोला भाई साहब ने? ये शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, कांग्रेस के लोग हैं बेचारे, विचलित ज्यादा हैं इस समय, कोई बात नहीं, हम स्वीकार करते हैं, ये विचलित ज्यादा है। देखिए, अंधभक्ति की बात आपकी बिल्कुल सही है। ये शब्द अगर आपको चुभ रहा है, नहीं, अंधभक्ति के लिए किसी आपको सवाल नहीं है। अंधभक्ति का शब्द किसी को भी हो सकता है, ये शब्द किसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है जो बिल्कुल ब्रांडली देख रहा है, अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख रहा है, उसके लिए शब्द ये है। उनके लिए जो बच्चों का भविष्य नहीं देख रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए देश के युवाओं को, वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कर रहे हैं। ये अंधभक्ति है, आप बच्चों का भविष्य रहे हैं, ये अंधभक्ति है। एक बार बोलिए, जवाब में।
यहीं पे यही समाप्त कर रहेंगे भाई, मिनट टू मिनट ये तय होना चाहिए कौन बोलेगा, ये कोई तरीका नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया कांग्रेस के लोगों ने। 38 लोग जो लोन लेकर के भाग गए, कभी कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे बताएं कि नीरव मोदी के ऊपर या विजय माल्या के ऊपर एक भी एफआईआर क्या कांग्रेस के शासनकाल में कभी करी गई? नहीं करी गई। कारण कि डरिए मत, मैंने धीरे से, एडिटर महोदय डरिए मत, एडिटर महोदय डरिए मत, गलत बात क्या किया उनके लिए? 9 साल में एक भी आप ला पाए? आप दूसरों को दोष देते हैं, आप 9 सालों में क्या किया? आप राज्यसभा में बहुमत में हैं, इतने राज्यों में सरकार आपकी है, केंद्र में आप सरकार पूर्ण बहुमत में, आपने क्या कार्रवाई करी? आप पीछे की बात करते हैं, आपने क्या किया? आप दूसरे समाप्त कर रहे हैं। बात है ये एडिटर महोदय, एडिटर महोदय, ये आयुर्वेद घोटाले के बारे में आपने क्या किया? 9 सालों सत्ता भाजपा में है, भाजपा ने क्या कार्रवाई करी? सुनिए ना, हम बताएंगे तब ना, तो जब आप सुनेंगे तब ना। जब मैं बोलता हूँ तो मिर्ची लगती है, सुनिए। 9 सालों में भाजपा ने क्या करी, किसके ऊपर? ये बताइए, जवाब नहीं चाहिए। इन 38 लोगों पे भाजपा केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई करी? ये वापस क्यों नहीं लाए गए? ये बताएं, जवाब नहीं चाहिए। ये इधर-उधर की बात नहीं, जवाब बताइए कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? डिबेट वैसे ही चल रही है। एडिटर महोदय आप तय करिए कि क्या डिबेट का यही प्रारूप रहने वाला है? नाम बताइए, 38 लोगों में इतने लोगों के नाम है, ये बताइए। जाएंगे, आप तय करेंगे। आप डिबेट खराब कर रहे हैं भाई, आप सुनना नहीं चाह रहे। मैंने सुना कि नहीं सुना? जवाब दीजिए, जवाब नाम बताइए। सुनना ही नहीं चाह रहे, समय समाप्त हो रहा। हाँ, तभी इनको जनता ईवीएम में सुना के आती है। ये लोगों की सुनती नहीं है, जनता आपको ईवीएम में ढंग से सुनाती है कांग्रेस के लोगों को। 9 सालों में किसने कार्रवाई, ये नाम बताइए। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, किसने कार्रवाई हुई? एक भी नाम बताइए। सुनेंगे, मैं बताऊंगा, सुनेंगे। अगर आप डिबेट ऐसे सर, तो अगली बार से आप सब तैयार रहिए डिबेट के लिए। आप सब तैयार रहिए। मैं सब लोगों की तरह नहीं करता, मैं जवाब लेकर, मैं जवाब दे भागने वाला नहीं हूँ, मैं जवाब सुनने वाला और जवाब देने वाला व्यक्ति हूँ। बताइए तो, एक आदमी का नाम बताइए तो, भाजपा 9 सालों की कार्रवाई करी इसके ऊपर, आप बताइए। अरे बोलेंगे तो रहेंगे क्या? बोलते रहेंगे, सुनेंगे ना, कि बोलने का ही ठेका दे रखा है। बताइए, नाम बताइए आपने, तो किसने कार्रवाई करी? आप धैर्य से सुनिएगा, निवेदन है आपका, 2 मिनट तक ये सुनिएगा, ये भूल जाइएगा कि आप कांग्रेसी हैं। एक आम नागरिक की तरह सुनिएगा, आम नागरिक की तरह, क्यों कांग्रेसियों को मीनिया है। आप मीनिया, नाम बताइए कि किससे कार्रवाई भाजपा ने करी? कांग्रेस ने खराब किया, आपने क्या किया? बताइए। 9 साल कम थे, इधर उधर की बात। अरे भैया सुनिए ना, तो मैं बताऊंगा कि कार्रवाई कहाँ हुई है, मैं बताऊंगा। 38 लोगों को जिनको लोन देने का काम कांग्रेस ने किया, एक भी एफआईआर कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस की सरकार के द्वारा कभी नहीं कराई गई। 98,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां, चाहे नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, विजय माल्या हो, उनकी जब्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये है हमारी भ्रष्टाचार के ऊपर और भ्रष्टाचारियों के ऊपर। जो देश का पैसा डकारेगा उसे हम विदेश तक में नहीं छोड़ेंगे, और हम यहां से लेकर के यूके की अदालत तक उनके खिलाफ केस लड़ रहे हैं। यह है हमारी इच्छा शक्ति का नतीजा। आपकी तरह नहीं है एंडरसन को हवाई जहाज में, देश के विरोधियों को हवाई जहाज में बैठाल करके आप विदेश भगा दें। हम कांग्रेस की प्रवृत्ति के लोग नहीं है, ये समझना पड़ेगा। आज की बुलेटिन की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रधानमंत्री जी के भाषण पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने परिवारवाद पर सीधा सीधा एक बार फिर हमला बोला है। इस तरह की चर्चाएं, इस तरह के विषय आगे भी जारी रहेंगे। हम मिलेंगे फिर अगली बहस पर। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी का, विकास जी का, राधेश्याम जी का और श्वेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह अगले विषय पर फिर चर्चा में मिलेंगे हम। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।